Today we will discuss about the basic features of the Constitution of India. Previously I was discussing about the different sources of Indian Constitution. भारतीय संविधान के जो विभिन्न स्रोत रहे हैं उसके बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था और इस क्लास में हम लोग भारतीय संविधान के जो मौलिक लक्षण हैं, जो इसकी विशेषताएं हैं, जो इसके मूलभूत लक्षण हैं, उस पर गौर करना चाहेंगे। देखिए, भारतीय संविधान की विशेषताओं और लक्षणों को जानने से हमें संविधान के दर्शन को समझने में बहुत सहायता मिलती है। आप इसे यूँ समझिए कि वो कौन कौन से आदर्श और विचार थे जिन पर भारत राष्ट्र की नींव रखी गई और सर्वोच्च न्यायालय ने भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं के इच्छाओं को प्रकट करने वाली कुंजी बताया था। यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावनाओं को पढ़कर हम भारतीय संविधान निर्माताओं के विचारों को जान सकते हैं। और देखिए, प्रस्तावना में उन उद्देश्यों को अर्थात न्याय, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, कर्तव्यों, बहुत सारी बातों को ध्यान में रख कर के संविधान में प्रस्तावना में समाहित करने की कोशिश की थी। देखिए, संविधान बनाने में बहुत हद तक वैज्ञानिक मान्यताएं भी उत्तरदायी हैं, जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम में यानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हमारे नेताओं को स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रेरित किया। हमारा संविधान देशवासियों की आकांक्षाओं का प्रतीक है और विधायकों और प्रशासकों को इसके अनुरूप चलने का आदेश भी देता है। और भारत के पूर्व एक रहे हैं मिस्टर सुब्बा राव, उन्होंने एक बार कहा था कि देखिए, समूचे संविधान का निचोड़ हमें प्रस्तावना में देखने को मिल जाता है और भारतीय संविधान के वर्तमान स्वरूप में हमें इसकी निम्नलिखित विशेषताएं दिखाई देती हैं। देखिए, भारतीय संविधान की यदि निम्नलिखित विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहला आता है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। सबसे लंबा लिखित संविधान है। दूसरा, हमारे भारतीय संविधान में बहुत से देशों की संवैधानिक विशेषताओं को, कॉन्स्टिट्यूशनल कैरेक्टरिस्टिक्स को, स्पेशलिटीज़ को भी इनकॉर्पोरेट करने का कोशिश किया गया है। हमारा भारतीय संविधान कठोरता और लचीलेपन का समन्वय प्रस्तुत करता है। Our Indian Constitution represent a rigidity and the flexibility of it shows the coordination between the rigidity and the flexibility of our Constitution. हमारा भारतीय संविधान एकात्मकता की और झुकाव के साथ ही संघात्मक व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। A federal system with the inclination towards few unitary features. इसके उपरांत प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य देखने को मिलता है। सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टेट है। सरकार का संसदीय स्वरूप है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। द अनदर स्पेशल और सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंटीग्रेटेड जुडिशरी। एकीकृत न्यायपालिका हमारे देश में देखने को मिलती है। इसका मतलब है कि एक न्यायपालिका, एकीकृत यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम देखने को मिलता है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट है स्टेट्स के, और उसके नीचे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं। इसके अतिरिक्त मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, इसके उपरांत संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता के बीच समन्वय स्थापित करने की कोशिश की गई है। नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रावधान है। पंथ निरपेक्षता का प्रावधान किया गया है। स्वतंत्र और कई सारे स्वतंत्र और स्वायत्त निकायों की व्यवस्था भी हमारे भारतीय संविधान में की गई है। देखिए, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में भी जिक्र किया था कि हमारा भारतीय संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है और जब संविधान का निर्माण किया गया तो उस वक्त इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां हुआ करती थी, जबकि आज 448 अनुच्छेद। इंस्टेड ऑफ 395 वी हैव 448 articles. Instead of 22 parts, we can see 25 parts. And instead of 8 schedules, now we can see 12 schedules of Indian Constitution. Until 20th January 2020, 104 संविधान संशोधन हमारे देश में हो चुके हैं। देखिए, हमारे भारतीय संविधान की सबसे पहली विशेषता है कि ये सबसे लंबा लिखित संविधान है। और देखिए, आज का लेक्चर में मैं कुछ विशेषताओं को आज समाहित करूंगा और कुछ विशेषताओं को अगली क्लास में कंप्लीट करूंगा, क्योंकि पूरा लेक्चर आधे घंटे में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। देखिए, पहली विशेषता आती है, इट्स अ रिटन एंड लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, संविधान को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, एक लिखित और अलिखित।
देखिए, अमेरिका और भारत का संविधान लिखित संविधान है, वहीं ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है, और भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ये बहुत ही ब्रॉड, इंक्लूसिव है और डिटेल डॉक्यूमेंट है। और मूल रूप से हमारे भारतीय संविधान में मैंने जिक्र किया 395 अनुच्छेद हुआ करते थे, जिनकी संख्या आज 448 तक पहुंच गई है। वास्तव में भारत के संविधान को इतना लंबे विस्तृत बनाने के पीछे कई सारे कारण दिखाई देते हैं, जैसा इसका भौगोलिक विस्तार और विविधता, जोग्राफिकल एक्सटेंशन एंड डाइवर्सिटी इज वन ऑफ द फैक्टर। सेकंड, ऐतिहासिक कारणों से भी भारतीय शासन अधिनियम 1935 का स्पष्ट प्रभाव हमारे भारतीय संविधान में दिखाई देता है। तीसरा, जम्मू कश्मीर को छोड़कर केंद्र और राज्य सरकारों के लिए एकल संविधान की व्यवस्था, लेकिन जब से 370 को समाप्त किया गया है, अब पूरे भारत के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था का प्रावधान है। चौथा, देखिए, संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभाव भी रहा, और हमारे संविधान में न सिर्फ शासन में मौलिक सिद्धांत बल्कि विस्तृत रूप से प्रशासनिक प्रावधान भी किए गए हैं। और विश्व के बहुत सारे संविधानों से हमने बहुत सारी विशेषताओं को अपने भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। यानी कि दूसरी विशेषता आती है, हमने अपने भारतीय संविधान में विश्व के बहुत सारे देशों, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, ब्रिटेन है, आयरलैंड है, जर्मनी है, बहुत सारे देशों की बहुत सारी संवैधानिक विशेषताओं को भी अपने देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखे उसका समावेश किया गया है। देखिए, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 के बहुत सारे प्रावधानों को जो त्यों भारतीय संविधान में समाहित किया गया है। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कहा था कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को जानने के बाद किया गया है, और भारतीय संविधान का अधिकांश ढांचागत हिस्सा भारतीय शासन अधिनियम 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। और संविधान का जो दार्शनिक हिस्सा है, जो दार्शनिक भाग है, जिसमें मौलिक अधिकार आते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन है, उसे अमेरिका और आयरलैंड से लिया गया है। देखिए, संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था को भारत ने ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, और इसके अतिरिक्त संविधान में बहुत सारे प्रावधान कनाडा से, जैसे कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था जो है, इंडियन फेडरल सिस्टम, वो कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत प्रभावित है। ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी से, यूएसएसआर से, फ्रांस से, साउथ अफ्रीका से, जापान, बहुत सारे देशों की विशेषताओं को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। देखिए, संघीय व्यवस्था हो, न्यायपालिका हो, राज्यपाल का उपबंध हो, आपातकालीन प्रावधान हो, लोक सेवा आयोग की बात हो, और अधिकतर प्रशासनिक विवरण भी हमारे भारतीय संविधान अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। देखिए, दूसरी विशेषता आती है भारतीय संविधान की कि इसमें हमें कठोरता और लचीलापन, रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, दोनों का कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है। देखिए, विश्व के संविधानों को कठोर और लचीला संविधान, विश्व के बहुत से संविधानों को कठोर भी कहा जाता है और कुछ देशों के संविधानों को बहुत फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। देखिए, कठोर संविधान उसे कहा जाता है जिसमें संशोधन करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया को फॉलो करना होता है और विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। देखिए, अमेरिका का संविधान एक कठोर संविधान का उदाहरण प्रस्तुत करता है, और लचीला संविधान वह संविधान होता है जिसमें संशोधन का प्रोसेस, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस है, उसे बहुत ही सरलता के साथ, यानी आम कानून की भांति या आम कानून निर्माण की प्रक्रिया की भांति ही उसमें संशोधन किया जा सकता है, जैसे ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, भारत का संविधान की यदि मैं बात करूं तो भारत का संविधान ना तो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और ना ही बहुत ज़्यादा रिजिड है, ना लचीला है बहुत ज़्यादा, ना कठोर है, बल्कि हमारे भारतीय संविधान में लचीलेपन को और कठोरता को दोनों के बीच में एक समन्वय स्थापित करने की कोशिश की गई है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का जिक्र है, और यही संविधान संशोधन की प्रक्रिया में आपको भारतीय संविधान की कठोरता और लचीलापन, इनका दोनों का समन्वय देखने को मिलता है, क्योंकि भारत के संविधान में संशोधन की 3 खास प्रक्रियाओं का जिक्र किया गया है।
जिसमें कुछ में संशोधन कठोरता के साथ किया जाता है और कुछ में संशोधन लचीलेपन के साथ किया जाता है। ये दोनों ही विशेषता हमें भारतीय संविधान में देखने को मिलती है। पहला, फॉर एग्जाम्पल, कुछ उपबंधों को संसद के विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, जिसमें दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 मेजॉरिटी, 2/3 बहुमत और प्रत्येक सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में कुल सदस्यों का बहुमत यानी 50% से अधिक होना आवश्यक है। इसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विद स्पेशल मेजॉरिटी। विशेष बहुमत के साथ भारतीय संसद में संशोधन, ये कठोर प्रावधान है। दूसरा, कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो संसद अपने बहुमत से और कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से भी संशोधित कर सकती है। दोबारा बोलना चाहूँगा, कुछ प्रावधानों को संसद के विशेष बहुमत के साथ और कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से संशोधित किया जा सकता है। यानी कि अगर भारत में जितने भी राज्य हैं उनमें कम से कम आधे राज्यों का समर्थन भी चाहिए होगा। और इसके अलावा संविधान के बहुत से प्रावधानों को आम कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से भी संसद में एक सामान्य बहुमत के माध्यम से संशोधित किया जा सकता है। और ऐसे संशोधनों में बिल्कुल एक सिंपल एक लीगल प्रोसेस मेथड अडॉप्ट किया जा सकता है। और ये सभी संशोधन 368 के अंतर्गत नहीं आते, कुछ के लिए अलग प्रावधान की व्यवस्था भी की गई है। देखिए, अगली विशेषता की बात करें तो भारतीय संविधान के बारे में कहा जाता है कि भारतीय संविधान या भारतीय राजनीतिक व्यवस्था संघात्मक है। इसके उपरांत भी भारतीय संघात्मक व्यवस्था के बहुत सारे लक्षण एक एकात्मक व्यवस्था की ओर इशारा करते हैं। देखिए, संघात्मक व्यवस्था, Federal system is basically a form of government in which power is divided between the center and state through the separation of power। कुछ शक्तियों के पृथक्करण के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया जाता है और केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के पूरे देश की शासन व्यवस्था को चलाने का प्रयास करते, जैसे कि भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट भी है। और एकात्मकता का मतलब होता है जिसमें पूरे देश की शासन व्यवस्था का संचालन एक केंद्र से किया जाता है, यानी एक सेंट्रल गवर्नमेंट से किया जाता है, जैसे कि ब्रिटेन में। हमें भारत में देखिए बहुत सारे राज्य दिखाई देते हैं, उत्तर प्रदेश, कश्मीर, जम्मू कश्मीर का भी है, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। ब्रिटेन में इस तरीके से राज्य नहीं है, बल्कि वहाँ पर 4 डिस्ट्रिक्ट है, जैसे इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड, और पूरी एकात्मक शासन व्यवस्था है। तो चौथी विशेषता के बारे में कहा जाता है कि भारतीय संविधान में ऐसी बहुत सी विशेषताएं हैं जो संघात्मक व्यवस्था का समर्थन करती है। वहीं कुछ ऐसी विशेषताएं भी हैं जो भारतीय संघात्मक व्यवस्था का झुकाव एकात्मक व्यवस्था की ओर, टुवर्ड्स यूनिटरी फीचर्स की ओर कर देती है समय समय पर। देखिए, भारत का संविधान संघात्मक सरकार की स्थापना करता है और संघीय व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था को कहा जाता है जिसमें संपूर्ण देश का शासन 2 स्तरों पर चलाया जाता है और इनके भी शक्तियों का स्पष्ट विभाजन कर दिया जाता है। और भारतीय संविधान में संघात्मकता के साथ साथ एकात्मकता के लक्षण भी हमें स्पष्ट दिखाई देते हैं, जैसे कि एक स्ट्रॉन्ग सेंटर का होना, एक सशक्त केंद्र का होना, केंद्र सरकार का होना। दूसरा, एकल नागरिकता। देखिए, हमारे भारत में आपको, हम भारत के नागरिक हैं, हम उत्तर प्रदेश के नागरिक नहीं हैं, हम हिमाचल के नागरिक नहीं हैं, लेकिन अगर आप यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में जाते हैं तो वहाँ पर अमेरिका की नागरिकता अलग है और राज्यों की नागरिकता अलग है। इसलिए हमारे देश में सशक्त केंद्र सरकार का होना, दूसरा सिंगल सिटीजनशिप का होना, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन का होना, और जब से धारा 370 को समाप्त किया गया है कश्मीर के अंदर, उसके बाद से पूरे देश में हमें एक संविधान ही दिखाई देता है। संविधान का लचीलापन होना, एकीकृत न्यायपालिका का होना, केंद्र सरकार द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति का प्रावधान। भारतीय संविधान में कहीं भी, याद रखिएगा, देखिए भारतीय संविधान में कहीं भी संघीय शब्द फेडरल वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया है। और जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंड इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट। अनुच्छेद 1 भारत का उल्लेख राज्यों के संघ के रूप में करता है। इसका 2 मतलब है। पहला,
भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी भी समझौते का परिणाम नहीं है। याद रखिएगा, देखिए अमेरिकी संविधान का निर्माण बहुत सारे राज्यों के बीच, जो 13 उपनिवेशिक राज्य थे, उनके बीच समझौते के बाद हुआ था। लेकिन हमारी भारतीय राज्य, जो भारतीय संघ है, वो राज्यों के बीच में किसी भी समझौते का परिणाम नहीं है। और दूसरा, किसी भी राज्यों को, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या कश्मीर ही क्यों ना हो, किसी भी राज्यों को भारतीय संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। इसी वजह से भारतीय संविधान को कई एडजेक्टिव्स के साथ, कई विशेषण से संबोधित किया जाता है, जैसे एकात्मकता की भावना में संघीय शासन, फेडरल सिस्टम इन स्पिरिट ऑफ यूनिटरी फॉर्म, क्वासी फेडरल, अर्ध संघात्मक, ये केसी वेयर ने बात की थी, सौदेबाजी वाला संघीय शासन, बार्गेनिंग फेडरलिज्म, मॉरिस जॉन्स ने इसकी बात की थी, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहयोगी या सहयोगात्मक संघवाद, ग्रेनविल ऑस्टिन ने इसकी बात की थी, और केंद्रीय प्रवृत्तियों की ओर झुकाव वाला संघीय शासन, आइवर जेनिंग्स ने इसकी बात की थी। मैं अगली विशेषता की तरफ जाना चाहूंगा। देखिए, भारतीय संविधान ने एक प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की है। इस विशेषता में हम यहाँ पर 3 शब्दों पर गौर करेंगे। एक, सॉवरेन यानी प्रभुसत्ता संपन्न, लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक गणराज्य यानी रिपब्लिक। भारत एक सर्व प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है। देखिए, प्रभुसत्ता संपन्न का अर्थ होता है कि भारत बिना किसी दूसरे राज्य के हस्तक्षेप से अपनी आंतरिक और विदेशी नीति को तय करता है। देखिए, यहाँ पे राज्य पे कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे राज्य से मतलब उत्तर प्रदेश, हिमाचल या मध्य प्रदेश से नहीं है। यहाँ राज्य का मतलब है दूसरे देशों से, क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी में राज्य का मतलब होता है, हमारे भारतीय संघ की जो ये राज्य हैं, जिसे हम बोलचाल में राज्य बोलते हैं, ये भारतीय संघ की विभिन्न इकाइयाँ हैं। वास्तव में ये राज्य नहीं है, क्योंकि राज्य के लिए 4 विशेषताओं का होना बहुत जरूरी है: जनसंख्या, भूभाग, सरकार और प्रभुसत्ता। चूंकि प्रभुसत्ता राज्यों के पास नहीं है, अंतिम प्रभुसत्ता, द लास्ट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज नॉट लाइज इन द हैंड ऑफ स्टेट, इट लाइज इन द हैंड ऑफ पार्लियामेंट। संसद के पास ये अधिकार है, वो चाहे तो एक राज्य के 2 नहीं 3 टुकड़े भी कर सकता है, और 3 राज्यों को मिलाकर के एक राज्य भी बना सकता है। इसलिए अंतिम निर्णय की शक्ति संसद के पास है। यहाँ पे राज्यों से मतलब है अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर भारत। और प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि भारत अपनी विदेश नीति, अपने आंतरिक निर्णयों का डिसीजन स्वयं अपनी प्रभुसत्ता शक्ति से करता है। भारत की आंतरिक और बाह्य मामलों के संदर्भ में भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। और देखिए, कहा जाता है कि आज के जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का जो दौर है, भूमंडलीकरण का दौर है, उसमें कहीं ना कहीं देशों की जो प्रभुसत्ता शक्ति है, यानी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, याद रखिएगा, प्रभुसत्ता का मतलब होता है किसी भी देश का आंतरिक और बाह्य मामले में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की क्षमता। लेकिन हमें याद रखना होगा कि हमारा देश बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का भी सदस्य है, संयुक्त राष्ट्र संघ का भी संगठन है, विश्व व्यापार संगठन का भी सदस्य है, बहुत सारे क्षेत्रीय संगठनों का भी सदस्य है। इसलिए जब वैश्विक पटल पर कोई सर्वसहमति से निर्णय लिया जाता है तो वो सभी सदस्य देशों पर बाध्यकारी होता है। इसीलिए कह दिया जाता है कई बार कि आज हमारे देश की प्रभुसत्ता बहुत सारी मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ, चाहे वो यूएनओ हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो, उनके द्वारा दिए गए निर्णयों से कभी कभी थोड़ा सा बाध्य होता है, क्योंकि हम उस संगठनों के सदस्य हैं। दूसरा, देखिए, लोकतंत्र की बात करूंगा, डेमोक्रेटिक व्यवस्था की बात करूंगा। भारतीय संविधान के लोकतांत्रिक स्वरूप का जहां तक प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा सभी लोगों को यह अधिकार मिला है कि वे अपने प्रतिनिधियों का स्वयं चुनाव करें और खुद इस बात का निर्णय लें कि सरकार कौन कौन सी नीतियों का पालन करेगी और हमें किस सरकार का चयन करना है। और आज के संदर्भ में देखिए, बिना किसी लिंग भेदभाव के, जातीय भेदभाव के, मजहबी भेदभाव के सभी नागरिकों को बराबर वोट डालने का अधिकार दिया गया है। और पश्चिम के राष्ट्रों को, आपको याद होगा कि जितने भी पश्चिम के देश हैं, उन्हें बहुत लंबे संघर्ष के बाद बालिग मताधिकार, एडल्ट फ्रेंचाइज मिला था,
लेकिन हमारे देश में स्वतंत्रता के पश्चात ही सभी नागरिकों को बालिग मताधिकार प्रदान किया गया है। हाँ, 1989 में 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989 का 61वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसमें मतदान की जो न्यूनतम आयु है उसे 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दिया गया था। और आज भी भारतीय संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष ही है। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था होती है जिसमें वास्तविक शक्ति जनता के हाथों में होती है और जनता अपने अधिकारों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करते हुए राजनीतिक शक्ति पर अंकुश का काम भी करती है। और तीसरा शब्द आता है रिपब्लिक, यानी गणराज्य। थोड़ा सा गौर कीजिएगा इस शब्द पे, गणराज्य या गणतंत्र। देखिए, भारतीय संविधान में गणराज्य शब्द का प्रयोग इस कंटेक्स्ट में किया गया है कि भारतीय संघ का प्रधान राष्ट्रपति है, ना कि वंश परंपरा के आधार पर बनाया गया कोई राजा या रानी या सम्राट। राष्ट्रपति एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है और इस दृष्टि से हमारा संविधान ब्रिटेन की अपेक्षा अमेरिका से बहुत मिलता जुलता है। दूसरे शब्दों में, गणतंत्र एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था को कहा जाता है जहां पर राष्ट्र का अध्यक्ष या राष्ट्र के अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है, उसका नामांकन नहीं किया जाता। गौर कीजिएगा, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था एक ऐसे देश की शासन व्यवस्था को कहा जाता है जहां पर राष्ट्र के अध्यक्ष पद पर बैठे व्यक्ति का, ब्रिटेन में कौन है? सम्राट है। भारत में कौन है? राष्ट्रपति है, हेड ऑफ द स्टेट। और यहां पर हमारे राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, नामांकन नहीं किया जाता। और भारत में राष्ट्र अध्यक्ष पर राष्ट्रपति पद की व्यवस्था है। और चूंकि ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को रिप्रेजेंट करता है और वहां पर राष्ट्र अध्यक्ष का निर्वाचन नहीं होता बल्कि उसका नॉमिनेशन होता है वंश परंपरा के आधार पर, इसलिए हम ब्रिटेन को गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं कह सकते। अगली विशेषता आती है हमारे भारतीय संविधान का या देश की सरकार का संसदीय स्वरूप। देखिए, ये जो संसदीय शासन प्रणाली है ये विशेष रूप से ब्रिटेन से ली गई है। वहीं अमेरिका में हमें अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली देखने को मिलती है। संसदीय शासन व्यवस्था में विधानमंडल और कार्यपालिका के बीच कोऑर्डिनेशन और कॉपरेशन होता है, यानी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच हमें सहयोग देखने को मिलता है। इसे आप यूं समझिए कि कार्यपालिका यानी कि प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल जब कभी भी कोई डिसीजन लेता है तो वो अपने लिए हुए निर्णयों में विधानमंडल यानी संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। देखिए, पॉलिटिकल साइंस में हम लोग लेजिस्लेचर यानी विधानमंडल शब्द का प्रयोग करते हैं और हमारे देश के विधानमंडल को संसद कहा जाता है, जबकि अमेरिका में वहाँ के विधानमंडल को कांग्रेस कहा जाता है, जो कि हमारे एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम है। जापान में इसे डॉयट कहा जाता है, अफगानिस्तान में इसको शोरा कहा जाता है, पाकिस्तान में इसको मजलिस कहा जाता है। अलग अलग देशों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक इसके विपरीत देखिए, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली वह प्रणाली होती है जिसमें कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति बिल्कुल भी उत्तरदायी नहीं होती और यह प्रणाली दोनों के बीच में शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पर आधारित होती है। यानी भारतीय संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका यानी प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल जब कभी भी देश के संबंध में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं, कोई फैसला लेते हैं, तो वो उस लिए हुए फैसले के साथ भारतीय संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जवाबदेह होता है, उनको जवाब देना होता है संसद में जाके। ठीक इसके विपरीत अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका और विधानमंडल के बीच ऐसा कोऑर्डिनेशन देखने को नहीं मिलता। देखिए, संसदीय सरकार को सरकार का वेस्टमिनिस्टर मॉडल यानी उत्तरदायी सरकार या फिर मंत्रिमंडलीय सरकार, गौर कीजिएगा, वेस्टमिनिस्टर मॉडल, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और कैबिनेट गवर्नमेंट के नाम से भी जाना जाता है। और संविधान केवल केंद्र में नहीं बल्कि राज्यों में भी, हमारा जो संविधान है वो केवल सेंट्रल लेवल पर ही नहीं बल्कि डिफरेंट स्टेट्स के अंदर भी संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना करता है। और आज संसदीय शासन व्यवस्था चाहे वो भारत का हो या ब्रिटेन का हो, उसमें प्रधानमंत्री पद की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। यही वजह है कि कई बार राजनीतिक में इस व्यवस्था को प्रधानमंत्री सरकार भी बोल दिया जाता है।
देखिए, एक अगली विशेषता आती है हमारे भारतीय संविधान में इंटीग्रेटेड जुडिशरी का होना, यानी एकीकृत न्यायपालिका का होना। देखिए, सरल शब्दों में एकीकृत न्यायपालिका यानी यूनिफाइड जुडिशरी या इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब है कि हमारे देश में हमें केंद्र और राज्यों के अलग अलग जुडिशियल सिस्टम देखने को नहीं मिलता। एक यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम है। अमेरिका में सभी राज्यों के अपने सुप्रीम कोर्ट अलग है, सेंट्रल गवर्नमेंट का सुप्रीम कोर्ट अलग है। हमारे देश में केवल एक सर्वोच्च न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट है। उसके अधीन बहुत सारे राज्यों के हाई कोर्ट है और उन हाई कोर्ट्स के नीचे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं। कहना ये चाहता हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय भारत की संघीय अदालत है। ये भारत का शीर्ष न्यायालय है जो हम सभी नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की जिम्मेवारी वहन करता है और संविधान के संरक्षण यानी गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की भूमिका भी निभाता है। यही वजह है कि भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए बहुत सारे प्रोविजन किए गए हैं, जैसे न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा दी गई है, विधानमंडल में न्यायाधीशों के कामकाज पर कोई चर्चा नहीं की जा सकती और रिटायरमेंट के पश्चात अदालत के कामकाज पर, सेवानिवृत्त के पश्चात अदालत के कामकाज पर कोई रोक नहीं है। यानी वो जज जो रिटायर हुआ है वो लोअर कोर्ट में काम कर सकता है, एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट को छोड़ दिया जाए। कोई भी व्यक्ति यदि न्यायपालिका का अवमानना करता है, उसके आदेशों का पालन नहीं करता, तो उसको परनिश करने का प्रोविजन भी है। और हमारे देश में कार्यपालिका से न्यायपालिका को भी अलग रखा गया है। अगले लेक्चर में इसी के कुछ और महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, उस पर हम लोग जिक्र करेंगे। और आज के इस चैप्टर में मैं जिक्र यही करना चाहता था कि हमारे भारतीय संविधान के बहुत सारे स्रोत दिखाई देते हैं और इन्हीं स्रोतों के साथ हमें बहुत सारी विशेषताएं भी दिखाई देती हैं और इन सभी विशेषताओं में कुछ हमें फ्लेक्सिबल प्रोविजंस दिखाई देते हैं, कुछ रिजिड प्रोविजन दिखाई देते हैं, परंतु इसके बावजूद भी कहना यही चाहता हूं कि हमारा संविधान वास्तव में बहुत ही गतिशील संविधान है, एक जीवन शैली है, एक आदर्श है, राज्यों के समक्ष और केंद्र सरकार के समक्ष एक दिशा निर्देश है और वास्तव में भारतीय संविधान ही देश की सबसे सर्वोच्च पुस्तक है। धन्यवाद।